को नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले जी ने 13 फरवरी 2025 को माननीय लेबर मिनिस्टर श्री मनसुख मांडविया जी को लिखा पत्र। दोस्तों देख सकते हैं, डियर मनसुख मांडविया सर। दोस्तों देख सकते हैं क्या कुछ लिखा है इस लेटर में। आइए, इंग्लिश में लिखा हुआ, हम हिंदी में आपको बता देते हैं। मैं कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत लाखों पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि के लिए लंबे समय से लंबित मांग को दोहराने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। मांग यह है कि न्यूनतम पेंशन का भुगतान कोष पर अर्जित ब्याज के उच्च प्रतिशत पर किया जाए। इस संबंध में प्राप्त आवेदन या संलग्न है। मैं मंत्रालय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति और जीवन यापन लागत समायोजन को ध्यान में रखते हुए पेंशन में नियमित वृद्धि का प्रावधान भी पेश किया जाना चाहिए। ये देख सकते हैं, विद रिगार्डिंग योर सिंसियरिटी सुप्रिया सूले। यहाँ पे देख सकते हैं, डियर मनसुख मांडविया, हनीवेल, लेबर मिनिस्टर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम शक्ति भवन, न्यू दिल्ली। और इसकी कापी रमेश कृष्णमूर्ति को भी भेजी गई है। रमेश कृष्णमूर्ति जी CPFC हैं, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, इनको भी इसकी कॉपी भेजी गई है। दोस्तों देख सकते हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटिव कमेटी ऑफ EPS 95 पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से यह लेटर माननीय NCP सांसद सुप्रिया सूले जी को यह लेटर भेजा गया है 11 फरवरी 2025 को। यह लेटर EPS 95 पेंशनरों की डिमांड को लेकर के जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, AICCE PFPA पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत पेंशनभोगी संगठनों की समन्वय समिति है। इसका गठन वर्ष 2012 में नई दिल्ली में अपने पहले अधिवेशन में किया गया था। तब से यह EPS पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा करते हुए EPS पेंशनभोगियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। इस मुद्दे को उठाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस मुद्दे के कुछ पहलुओं को आपके ध्यान में लाना चाहेंगे। हम आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि 75 लाख से अधिक EPS पेंशनभोगी संकट में हैं। इनमें से अधिकांश को प्रतिमाह 1000 रुपये या उससे भी कम पेंशन मिलती है। मुट्ठी भर लोगों को 5000 रुपये से अधिक की पेंशन मिलती है। इन सेवानिवृत्त व्यक्तियों ने 30 से 40 वर्ष तक सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र में 196 प्रकार के उद्योगों में काम किया है, वस्तुओं का उत्पादन किया है और सेवाएं प्रदान की हैं। इन व्यक्तियों ने हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हम जिस स्तर की वस्तुओं और सेवाओं के अनुभव करते हैं, वह इन 196 प्रकार के उद्योगों के सेवानिवृत्त लोग और श्रमिकों के श्रम का फल है। इन लोगों के काम की बदौलत ही आज देश महाशक्ति है। कुछ लोग इन लोगों की बनाई आर्थिक ताकत की बदौलत ही विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इन लोगों का जीवन गरिमापूर्ण नहीं है। इसकी वजह से यह है कि इन्हें मामूली पेंशन भी नहीं मिल पाती, जिससे रिटायर व्यक्ति और उसके जीवन साथी का गुजारा हो सके। हम आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि इन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के जीवन में रोशनी लाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। वर्ष 2022 और 23 में EPS 95 के कॉर्पस का अर्जित ब्याज 51,985.82 करोड़ रुपए था, जबकि वितरित पेंशन केवल
14,444.60 करोड़ रुपए थी। यह ब्याज के रुपए में उपलब्धि राशि का मात्र 28% है। उस वर्ष पेंशनभोगियों की संख्या 75,58,913 थी। प्रति व्यक्ति प्रति माह वितरित पेंशन मात्र 1,592.45 रुपये बैठती है। यदि पूरी ब्याज राशि पेंशन के भुगतान के लिए उपयोग की जाती है तो भी यह 5,731.18 रुपये हो सकती है। आज सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर कर वसूलती है। 2022-23 की इस अवधि कर की कमी 18.10 लाख करोड़ थी। यह मजदूरों की मेहनत का फल है। सरकार पेंशन को 1,000 रुपये तक बढ़ाने के लिए बहुत छोटी सी राशि देती है। यहाँ पे देख सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली राज्यसभा की याचिका समिति ने कोष जुटाने की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी है। समिति ने सरकार से 8.33% का योगदान देने की भी सिफारिश की है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारा 41 में निम्नलिखित कहा गया है। 41 कुछ मामलों में काम करने की शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अवांछनीय अभाव की स्थिति में काम करने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। इसके अलावा में राज्य अपनी क्षमता के अनुसार पेंशनभोगियों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर सकता है। जैसा कि ऊपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है, सरकार ने 1 सितंबर 2014 से लागू संकल्प E-609 के तहत योजना में बदलाव किए। इन बदलावों ने पेंशन के वितरित हिस्से का प्रतिशत ब्याज में 38% से घटाकर 25 से 28% कर दिया। इसका असर व्यक्तिगत रूप से पेंशनभोगियों पर भी पड़ा है। गणना की आनुपातिक पद्धति ने पेंशन लाभ में लगभग 2,000 रुपये की कमी की है। पेंशन योग वेतन के रूप में पिछले 60 महीनों के औसत के नए नियम ने भी पेंशनभोगियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। चूँकि ये परिवर्तन पेंशनभोगियों के हितों के विरुद्ध है, इसलिए संकल्प E-609 द्वारा किए गए परिवर्तन को समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशनभोगियों को उच्च विकल्प यानी पूरे वेतन पर पेंशन का अधिकार बहाल कर दिया है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास इस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। इसलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। इस कोष का निवेश शेयर बाजार में किया जाता है। यह बाजार जोखिम के अधीन है। इसलिए हमने सरकार से अनुरोध किया है कि वह शेयर बाजार या निजी खिलाड़ियों के हाथों में सभी निवेश के लिए 100% काउंटर गारंटी प्रदान करें। वहीं बड़े पैमाने पर नौकरी के ठेके पर होने के कारण EPFO में ही कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार भविष्य निधि में भुगतान करने में से बच रहे हैं। वे कागजी कार्रवाई के प्रति लापरवाह हैं। वे EPFO के नियमों का पालन करके कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इससे न केवल कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि उनका भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। हमें PF और पेंशन के दावों के निपटान न होने की एक बड़ी समस्या का अनुमान है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मामले को सरकार के समक्ष उठाएं। जब भी पेंशन बढ़ाने का मुद्दा आता है तो EPFO एक्चुरियल लॉस का हवाला देता है। दिखाए गए नुकसान एक्चुरियल है, वास्तविक नहीं है। सभी पैरामीटर संकेत देते हैं कि फंड मजबूत है और अच्छी प्रगति कर रहा है।
इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सरकार से हमारी मांगों का सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए कहें। उपरोक्त के आलोक में हम मांग करते रहे हैं। नंबर 1 है, देख सकते हैं, न्यूनतम 9,000 रुपये प्लस DA का भुगतान किया जाए। नंबर 2 है, आवश्यक वस्तुएं किराए की दुकान से उपलब्ध कराएं, यात्रा में रियायत दें तथा मुफ्त व्यापक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। नंबर 3 है, E-609 के तहत किए गए परिवर्तन को 14 सितंबर से EPS 95 योजना पर लागू किया जाए। नंबर 4 है, उच्च विकल्प दावों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएं। नंबर 5 है, पेंशन कोष को शेयर बाजार में निवेश करने से रोकें, पहले से निवेशित ऐसे कोष पर प्रति गारंटी प्रदान करें। नंबर 6, भविष्य निधि पेंशन दावों के निपटान न होने के कारण की जांच की जाए तथा ऐसे किसी भी घटना से बचने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन किए जाएं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करें। पेंशन भोगी जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण निराश हैं। संगठन के पास आक्रामक संघर्ष का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह हमारे देश के लिए अनुचित है कि हमारे समाज के बुजुर्गों को उन पर थोपी गई परिस्थितियों के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़े। हमें उम्मीद है कि आप सरकार पर इस मामले पर शीघ्र विचार करने और EPF पेंशन भोगियों को न्याय दिलाने के लिए दबाव डालेंगे। धन्यवाद। देख सकते हैं, एम धर्मजन, प्रेसिडेंट, D मोहनन, वर्किंग प्रेसिडेंट, अतुल दीगे, जनरल सचिव। ये देख सकते हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ EPS पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से यह लेटर माननीय NCP सांसद श्रीमती सुप्रिया सूले ताई को दिया गया है। इन्होंने भी 13 फरवरी को माननीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को पत्र लिखा है। दोस्तों, ये देख सकते हैं, लोकसभा सांसद सुप्रिया सूले जी ने यह पत्र 13 फरवरी को माननीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को लिखा है और इसकी कॉपी CPFC रमेश कृष्णमूर्ति को भी भेजा गया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, सुप्रिया सूले जी ने भी कई बार EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को सदन में उठाया है और लगातार उठा रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी कराने के लिए। दोस्तों, यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।